नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमें यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करनी है। कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग कीजिए। पहले हम देखें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होती क्या है। देखिए, मान लो कोई दो नंबर दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने 135 और 225 है। अब ये देखिए, इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है। तो हम देख सकते हैं कि 135 जो है वो 225 से छोटा है। 135 अगर 225 से छोटा है तो आप क्या करो, जो भी छोटा नंबर है उससे आप भाग दे दो। किसको भाग दिया? जो भी बड़ा नंबर है। तो 135 को 225 से भाग दिया, एक बार भाग जाएगा। यहाँ 135, यहाँ पे 90। इसका ये मतलब हुआ कि 225 को हम क्या लिख सकते हैं? भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो शेषफल आया, इस शेषफल से भाग देना है किसको? जो हमारा भाजक था पुराना। कितने बार भाग जाएगा? एक बार। कितना बचा? 45। इसका मतलब ये जो 135 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 गुणा 1 प्लस 45। इसके बाद फिर से यही प्रोसेस, ये हमारा शेषफल है, ये भाजक है। इस शेषफल को भाग दिया हमने, इस शेषफल से इस भाजक को भाग दिया। कितने बार जाएगा? 2 बार। और शेषफल कितना बचा? 0। जब भी ये शेषफल 0 आ जाए तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। अगर ये शेषफल 0 आ जाता है तो ये जो आखिरी वाला भाजक था वो हमारा एचसीएफ होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या किया। आपको दो नंबर देखने हैं, उन दो नंबर में से कौन सा छोटा नंबर है उसको देखिए। उस छोटे नंबर से आप इसको विभाजित करिए। विभाजित किया हमने 135 से 225 को, हमारे पास शेषफल आया 90। इसका मतलब 225 को हम क्या लिख सकते हैं? 135 गुणा 1 प्लस 90। फिर क्या करना है? जो भी यहाँ पे आपका भाजक आया है उस भाजक को इस शेषफल से डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, इस भाजक को इस शेषफल से भाग दिया। 135 को हमने भाग दिया 90 से, एक बार भाग गया, जो शेषफल है वो 45। यानी 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। इसके बाद फिर यही हमने प्रक्रिया दोहराई, तो 90 को भाग दिया 45 से। 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। जब ये शेषफल 0 आ जाए आखिर में, तो उस टाइम पे जो भाजक था वही हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हुआ? 45। ये इसका उत्तर है। इसी तरीके से हमें ये दूसरा सवाल सॉल्व करना है कि ये दूसरे सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। इसमें हमारे सामने है 196 और 38220। देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 196 एंड 220। तो हम स्टार्ट करते हैं 196 और 38220 सॉल्व करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 196 जो है वो 38220 से लेसर है। तो आपने क्या किया? 196 से भाग दिया। कितना हो गया? 38220। कितने बार भाग जाएगा? 196 इंटू 2 392 होता है, एक बार भाग गया। 196 यहाँ पे कितना बचेगा? 186। यहाँ पे आपने फिर से ये आ गया 1862। अब 196 का कितने बार भाग दें? तो इसको मान लेते हैं लगभग 200 के आसपास। तो 200 गुणा 9, मतलब ये 9 बार भाग जाएगा। तो कितना हो गया? 200 गुणा होता है 9 होता है 1800। 4 कम है तो 24 कम हो जाएगा। 1800 में से 2400 कम 1776। 12 में से 6 गया 6, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, ये 0 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से देखें कितने बार भाग जाएगा। लगभग ये 200 है तो इंटू 4, ये 4 बार भाग जाएगा। 200 इंटू 4 800, 400 को 16 कम करना है 800 में से, मतलब 784। यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना बचेगा? 76। ठीक। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 38220 बराबर 194 इंटू 196 प्लस 76। ये हमारा भाज्य है, ये होता है भाजक, इंटू ये है हमारा भागफल, और ये है शेषफल। अब इसके हिसाब से
जो यहाँ पे हमारा भाजक आया उस भाजक को शेषफल से फिर भाग देना है। 76 से भाग दिया हमने 194 को, कितने बार भाग जाएगा? 2 बार। ये हुआ 152, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। यानी कि 194 को लिखा जा सकता है 76 गुणा 2 प्लस 42। फिर से यही प्रक्रिया दोहरानी है हमें। अब क्या होगा? 76 को भाग देना है 42 से, तो एक ही बार भाग जाएगा 42 से, कितना बचेगा? यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना बचा? 3। यानी कि जो अब 76 है, इस 76 को हम लिख सकते हैं, ये बन गया कितना? 42 गुणा 1 प्लस का 34। फिर से यही प्रक्रिया दोहरानी है, तो 42 को हम भाग देंगे यहाँ पे 34 से, भाग दे दिया हमने। 34 से कम 34, कितना बचा? 8। यानी कि 34 को लिखा जा सकता है, 42 को लिखा जा सकता है 34 गुणा 1 प्लस का 8। अब फिर से यही प्रक्रिया दोहरानी है, तो हम 34 को भाग देंगे 8 से, 8 चौको 32, सिर्फ 2 बचा। यानी हम 34 को लिख सकते हैं 8 गुणा 4 प्लस का 2। अब 8 को फिर से भाग दे देते हैं 2 से, 4 बार गया, ये हो गया। यानी 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 0। तो जैसा कि हम देख सकते हैं शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आया उस समय जो भाजक था वो कितना था? 2। तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। कितना होगा? 2। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की, 867 255। जैसा कि आप देख सकते हो 255 जो है वो 867 से छोटा है, तो हम 255 का भाग लगाएंगे। किस में लगाएंगे? 867 में। कितने बार भाग जाएगा? अंदाजा लगाएं तो 250 इंटू 3 750, मतलब 3 बार भाग जाएगा। कितना बनेगा ये? 765। यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अब क्या करना है? यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस का 102। अब इस 102 का भाग लगा सकते हैं हम 255 में, जो पुराना भाजक था शेषफल से। कितने बार? 2 बार ही जा सकता है। 204, कितना आया? 51। यानी कि हम लिख सकते हैं 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51। अब इस 51 से भाग लगाना है 102 में, तो ये 2 बार जाएगा और पूरा कैंसिल। तो 102 बराबर 51 गणित 2 प्लस 0। अब देख सकते हो शेषफल जो है 0 आ गया। तो जिस समय शेषफल 0 आया उस समय जो भाजक था उसको हम बोलेंगे इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया? 51। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। यहाँ पर हमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के प्रकार का होता है। तो देखिए हम सबने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है कि किसी भी नंबर को, कोई भी एक नंबर है, उसको अगर आप किसी दूसरे नंबर से विभाजित करते हो तो जो शेषफल आएगा वो शेषफल हमेशा जो आपका भाजक है उससे छोटा होगा। यानी कि शेषफल इज स्मॉलर देन भाजक। बाकी ये तो आप जानते ही हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये तो होता ही है, इतना तो हम जानते हैं। तो इसके हिसाब से मान लो कि जो हमने भाजक है वो 6 को लिया, कोई नंबर है एक n, एक कोई नंबर n लिया, भाजक हमारा 6 है, भागफल कोई q आ रहा है, तो शेषफल क्या हो सकता है? हमने लिखा है शेषफल भाजक से छोटा होगा। तो जो शेषफल है अगर इसको मैं r नाम दूं तो ये 6 से छोटा होना चाहिए, 6 से छोटा होगा और साथ में ये पूर्ण संख्या होगी। मतलब ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, ये संभावनाएं यहाँ पे हो सकती हैं। तो n जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं?
n को या तो हम 6q के रूप का लिख सकते हैं 6q प्लस 0, या 6q प्लस 1 जो हमने r को यहाँ पे 1 पुट कर दिया, या 6q प्लस 2 के रूप का लिख सकते हैं 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 के रूप का। तो ये हमारे पास 5 प्रकार हो सकते हैं। यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने इसी प्रकार का क्यों लिखा, 6q के रूप में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमसे प्रश्न में इसी प्रकार का सिद्ध करने के लिए बोला हुआ है, इसीलिए हमारी मजबूरी है कि हमें इसको इसी प्रकार का लेना पड़ेगा। अब एक एक करके लेते हैं हम। केस 1, जब आपने सबसे पहले n को लिया 6q, तो हम n को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। इसका मतलब यह संख्या 2 का पूर्ण गुणांक है, या 2 इसका एक गुणनखंड है। इसका मतलब अतः यह संख्या, यह एक सम संख्या है। उसके बाद अगर n आ जाए 6q प्लस 1, तो इस केस में देखें, अब इसको हम चाह के भी यहां से 2 बाहर नहीं निकाल सकते, इसमें से 2 बाहर नहीं निकल सकता है, तो फिर क्या लिखें इसको हम 2 इंटू 3q प्लस 1, मतलब कुछ इस टाइप का हो गया। यानी इसको अगर आप 2 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर कितना, 2 शेष वाले वो 1 आएगा। इसको 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आएगा। तो जो विषम संख्या है वो यही तो होती है कि अगर आप 2 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 1 आए, करने पर शेषफल 1 आएगा। अतः यह एक विषम संख्या है, अतः यह एक विषम संख्या है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब मान लेते हैं कि हमने n को जो है 6q प्लस 2 टाइप का लिया, तो इसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें से आप देखें 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 बाहर आ गया 3q प्लस 1। थोड़ी देर के लिए आप इसको कुछ मान लो तो मतलब ये 2m प्रकार का है। अतः इसे 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आएगा। अतः यह 2 का एक गुणांक है, अतः यह एक सम संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद हम चौथा केस लेते हैं। अगर n 6q प्लस 3 के बराबर है, मतलब 6q प्लस 2 प्लस 1, तो यहां से देखें 2 कॉमन लिया तो 3q प्लस 1 प्लस 1, तो ये कुछ इस प्रकार का आ गया। तो आप देख सकते हो कि 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आएगा, अतः यह एक विषम संख्या है। यहाँ पे आप पूरा फिर से लिख सकते हैं, 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आएगा, अतः विषम संख्या है। इसके बाद अगला केस ले लें, n बराबर 6q प्लस 4 हो जाए, तो आप यहाँ से 2 बाहर निकाल लो, ये बनेगा 3q प्लस 2, मतलब कुछ 2 टाइम्स, इसको नाम दे सकते हैं k। तो आप देख सकते हैं 2 का गुणांक है, अगर 2 का गुणांक है तो 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आएगा, मतलब कि ये सम संख्या है। फिर आखिरी केस, जब n हमारा 6q प्लस 5 का है, तो इस केस में क्या होगा, आप इसको लिख सकते हो 6q प्लस 4 प्लस 1, यानी 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 1, मतलब ये कुछ 2k प्लस 1 टाइप का है। तो ये भी कैसी एक विषम संख्या है। अब आप शुरुआत से देखिए, इस केस में यह एक सम संख्या थी, उसके बाद दूसरे केस में यह एक विषम संख्या थी, तीसरे केस में एक सम संख्या थी, चौथे केस में एक विषम संख्या थी, पांचवें केस में एक सम संख्या थी, फिर विषम। तो ये इस तरीके से चलता जा रहा है, सम विषम। उसने हमसे ये पूछा है कि भैया आप ये सिद्ध करो कि इस केस में, इस केस में, इस केस में विषम होगी। हम देख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि
हम कह सकते हैं कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 प्रकार के अंक विषम होंगे। तो कोई भी विषम संख्या है, आप इसको इस तरीके से दर्शा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 हमारा सिद्ध होता है। धन्यवाद। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में बोला हुआ है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मान लो यहाँ पे ऐसे 32 सदस्य हैं, इनके पीछे पूरे के पूरे 616 लोगों को आना है। तो पीछे ऐसे एक स्तंभ बनेगा पूरा एक, तो इस तरीके से स्तंभ बनेगा। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, मतलब ये जो सारे के सारे हैं समान संख्या होनी चाहिए। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न है इसमें क्या हमें ज्ञात करना है। आप सिंपली 616 और 32 का SCF ज्ञात कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए उन स्तंभों की संख्या 616 और 32 के SCF के बराबर होगी। 616 और 32 के SCF के बराबर होगी। तो दोनों का हम SCF कैसे फाइंड करें? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले 616 और 32, इन दोनों में से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? तो हम देख सकते हैं 32 छोटा है। तो आपने 32 से इसको विभाजित किया 616 को, कितने बार भाग जाएगा? 32 एकम 32, यहाँ पे तो एक ही बार जा रहा है। कितना बचा? ये बचेगा 29, 96। अब ये कितने बार जाएगा? तो ये जाएगा लगभग 7, 8, 9 बार भाग जाएगा ये। तो 9 दूनी 18 और 9 × 30 27 और 1 28, 288। यहाँ पे कितना बचा? 8। यानी कि 616 बराबर लिखा जा सकता है 32 × 19 + 8। अब क्या करना है, ये जो शेषफल है इससे इसको भाग दे देना है। कितने बार जाएगा? 4 बार। तो ये तो 0 आ गया। इसका मतलब 32 बराबर 8 × 4 + 0। तो इस समय जो शेषफल था वो क्या था? 8 था। अतः SCF 8 होगा। यानी कि ये जो 32 आपके सदस्य हैं, हर सदस्य के पीछे 8-8 लोग आ जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बैंड तैयार हो जाएगा जिसमें पूरे के पूरे 616 सदस्य आ जाएं। यही इसका उत्तर है। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 पर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें ये दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m प्रकार का या 3m + 1 प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि कोई संख्या n है, माना कि कोई संख्या n है। तो अब इस संख्या को अगर हम 3 से विभाजित करें तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा कि इस संख्या को अगर आप 3 से विभाजित करते हो तो मान लो कि ये संख्या n है। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? n बराबर या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे भाज्य कितना है? अगर हम भाज्य की बात करें तो भाज्य हमने n माना हुआ है। भाजक कितना है जिससे आप भाग दे रहे हो? वो 3 है। भागफल मतलब कुछ q मान लेते हैं। शेषफल क्या होगा? इसको कुछ r मान लेते हैं। अब देखिए कोई भी जो शेषफल है वो शेषफल कभी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। यानी कि जो r है वो 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा मतलब क्या हो सकता है? 0, 1, 2। अतः n 3q + 1
या 3q प्लस 2 के प्रकार का होगा। इन 3 प्रकार का हो सकता है। एक एक करके हम चलेंगे। केस 1, जब n 3q प्रकार का है तो क्या होगा? अगर n 3q प्रकार का है तो n का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर। इस 9q स्क्वायर को वापस से 3 इंटू 3q स्क्वायर बराबर कुछ 3 इंटू, ये कोई इंटीजर होगा, इसको m नाम दे दिया। अतः यह 3m प्रकार का है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। केस 2 लेके चलते हैं। केस 2 में क्या है? जब n 3q प्लस 1 प्रकार का है तो इसका वर्ग n स्क्वायर, ये कितना हो गया? 3q प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर हम सबको पता है कितना होता है। a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab हम सब जानते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 3q होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1, ये बन जाएगा। अब थोड़ा आगे चलें तो n स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6q प्लस 1। इन दोनों में से एक 3 को कॉमन निकालते हैं, कितना बचेगा? 3q स्क्वायर प्लस का 2q प्लस का 1। आप देख सकते हो ये कोई इंटीजर के बराबर लिखा जा सकता है। अतः यह 3m प्लस 1 प्रकार का है। इस प्रकार में ये इस टाइप से बनेगा। अब अगले केस पे आते हैं, केस 3। केस 3 में क्या है? जब n 3q प्लस 2 प्रकार का है, जब ये 3q प्लस 2 प्रकार का है तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा जा सकता है, यानी 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये कितना हो गया? 9q स्क्वायर। 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 6, 6 दूनी 12, यानी 12q प्लस यहाँ पे कितना? 4। तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, एक 3 यहाँ से कॉमन निकाला, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो हम कह सकते हैं अतः n 3m प्लस 1 प्रकार का होगा। अब देखो जो प्रश्न था उस प्रश्न में क्या बोला था? प्रश्न में हमसे बोला गया था कि सिद्ध कीजिए किसी भी पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m प्लस 1 का होगा या 3m प्लस 1 प्रकार का। हम यहाँ पे केस 1 लेके चले जिसमें किस प्रकार का आया। इस केस में हम देख सकते हैं कि ये 3m प्रकार का आ रहा है। फिर हमने दूसरा केस लिया, दूसरे केस में ये किस प्रकार का आ रहा है? दूसरे केस में आप देख सकते हो कि ये 3m प्लस 1 प्रकार का आ रहा है, यहाँ पे 3m का, यहाँ पे 3m प्लस 1 का। अगला वाला केस लिया हमने, अगले वाले केस में देखें तो यहाँ पे ये भी 3m प्लस 1 प्रकार का आ रहा है और यही तो हमें सिद्ध करना था। तो हम बोल सकते हैं इति सिद्धम। क्या सिद्ध किया हमने? कि किसी भी धनात्मक, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 प्रकार का होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 4 समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 का आखिरी सवाल है।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। तो यहां पे भी हमें वही करना है। माना कि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो अब नंबर को हमें लेना है कि किस तरीके से लें। तो देखो 3 अगर लेते हो तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। आपको 9m 9m+1 9m+8 के प्रकार का दर्शाना है, तो उससे ये हो सकता है। तो अब अगर हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएं, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, वही पुराना भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये बन जाएगा। अब आगे देखें, भाज्य कितना माना है हमने n, भाजक कितना माना है हमने 3 और भागफल कितना माना है q, शेषफल r। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो r जो है वो 3 से छोटा आएगा। क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। यानी n जो है वो या तो 3q प्रकार का होगा, या 3q+1 प्रकार का होगा, या 3q+2 प्रकार का होगा। अब हमें तीनों केस लेके चलना है, तो हमने यहां पे लिया केस 1। जब n 3q प्रकार का है तो क्या होगा, n बराबर 3q। अब क्या करना है, हमें घन करना है। तो घन करने पे क्या होगा, n³ बराबर 27 q³, ये बन जाएगा। अब इसको देखें तो क्या लिख सकते हैं, 9 × 3q, ये कोई ना कोई एक पूर्णांक ही होगा, मतलब ये 9m। तो इस केस में यह 9m प्रकार का है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब अगले केस की बात करते हैं, केस 2। केस 2 में क्या है, अब हम मान के चलेंगे कि जो n है हमारा वो 3q+1 प्रकार का है। जब n 3q+1 प्रकार का है तो n बराबर हो गया 3q+1। घन करने पर क्या होगा, n³ बराबर 3q+1 होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 3q होल क्यूब। आप सबने पढ़ा होगा कि जो a+b का होल क्यूब है ये होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो यहां से अगर आप कंपेयर करते हो तो a की जगह 3q है, b की जगह 1 है। एक एक करके लिखते जाते हैं। ये कितना हो गया, 3q का होल क्यूब प्लस यहां कितना होगा, 3 × 3q होल स्क्वायर, b की जगह 1। यहां देखें तो 3 × 3q, फिर b की जगह 1, यहां पे कितना 1q। सॉल्व करें तो 27q³, यहां से देखें 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27 q², 3 × 9 प्लस का 1। इन तीनों में से 9 कॉमन निकाला, कितना बचा 3q³ 3q² प्लस का q और प्लस का 1। ये क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, क्योंकि q पूर्णांक था, 3 पूर्णांक है, उनकी घात पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक ही आएगा। तो हम इसको कह सकते हैं, अतः यह 9m+1 प्रकार का है। अतः यह 9m+1 प्रकार का है, हम ये कह सकते हैं। अब आते हैं हम केस 3 के ऊपर कि केस 3 में हमें क्या करना है। तो देखिए बात करते हैं हम केस 3 की। केस 3, यदि n 3q+2 प्रकार का है तो क्या होगा,
इसका भी हमें घन चेक करना है, तब n क्यूब बराबर 3q प्लस 2 होल क्यूब। अब यहाँ फिर से मैं a प्लस बी होल क्यूब की जो आइडेंटिटी है सर्वसमीका उसका उपयोग कर रहा हूँ। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब। ठीक है, यहाँ पे देखें a की जगह कितना आ रहा है, a की जगह 3q है और b की जगह 2 है। पुट करके देख लेते हैं। 3q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q 2 स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब। यहाँ से देखें 27 q की पावर 3, यहाँ से देखें तो कितना हुआ, ये भी 27 हो जाएगा q की पावर 3 और 2 का मल्टीप्लाई भी है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू ये 9 36 q प्लस का 8। यहाँ इन सभी में से 9 कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बनेगा 3q और 3 यहाँ से 2 यहाँ 6q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 8। तो यहाँ से देखो ये कोई पूर्णांक होगा, अतः यह 9m प्लस 8 प्रकार का होगा, अतः यह 9m प्लस 8 प्रकार का होगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पे हम घन की बात कर रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने वर्ग की बात करी थी, घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 प्रकार का होगा। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 1.1 पूरी की पूरी कंप्लीट करी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।